आज हम आपके सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है विलियन। यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड पर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 विलियन। आज हमें विलियन को पढ़ना होगा। ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पोर्शन आते हैं, तो एग्जाम के लिए हमें इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं कि अगर हमें इसके न्यूमेरिकल करने हैं तो हमें इसकी बेसिक थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर हमें बेसिक थ्योरी आती है, हमें फॉर्मूले आते हैं, तो न्यूमेरिकल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं विलियन से। क्या है विलियन? तो जवाब लिखा गया है 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समान मिश्रण को विलियन कहते हैं। यहाँ पर जो मेन बात है वो कैसा मिश्रण है? समान मिश्रण। हमें ऐसा मिश्रण लेना है जो समान हो, जो एक जैसा हो। पूरा एक जैसा दिखाई देने वाले मिश्रण को कैसा कहा जाता है? समान मिश्रण कहा जाता है। तो बात समझेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समान मिश्रण को विलियन कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें केवल 2 पदार्थों को मिलाना है, 2 से ज्यादा को नहीं मिलाना है। केवल 2 पदार्थों को मिलाकर हमें समान मिश्रण बना देना है और उसी के बारे में हमें पढ़ना होगा। आगे लिखा गया है विलियन में विलय और विलायक होता है, यानी कि 2 तरह के अवयव हमारे सामने होंगे कि जो हम विलियन बनाएंगे उसमें एक अवयव विलय और दूसरा अवयव विलायक कहलाएगा। विलय और विलायक दोनों को मिलाकर बने समान मिश्रण को हम विलियन कहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, समान लेते हैं, जो अवयव अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, विलियन के अंदर जो अवयव अधिक मात्रा में होगा हम उसे विलायक कहेंगे, और जो अवयव कम मात्रा में होगा हम उसे विलय कहेंगे। आगे लिखता है कि विलायक ही विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि जो विलायक है वही विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। कि विलियन कैसा होगा इसका निर्धारण विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। अगर हमारा विलायक ठोस है तो हमारा विलियन ठोस विलियन होगा। यदि हमारा विलायक द्रव है तो हमारा विलियन द्रव विलियन होगा। यदि विलायक गैस है तो हमारा विलियन गैस विलियन होगा। आगे लिखा गया है विलय और विलायक किसी भी भौतिक अवस्था में रह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि विलय और विलायक किसी भी भौतिक अवस्था में रह सकते हैं। विलय और विलायक ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। आगे लिखा गया है विलियन। विलियन विलय और विलायक दोनों का जोड़ होता है। यदि हम विलियन की बात करते हैं तो हमारे सामने वहां पर 2 अवयव होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी सामान्यतः हम उसे विलायक कहेंगे, और जो अवयव कम मात्रा में होगा हम उसे विलय कहेंगे। एक बार दोबारा समझते हैं, विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समान मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी कैसा मिश्रण बनाना है? समान मिश्रण। विलियन में विलय और विलायक 2 अवयव होते हैं, एक अवयव विलय कहलाएगा और एक अवयव विलायक कहलाएगा। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और जो अवयव कम मात्रा में होगा वो विलय कहलाएगा। विलायक ही विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी विलियन की भौतिक अवस्था कैसी होगी तो वो डिपेंड करेगा कि विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही विलियन की भौतिक अवस्था होगी। आगे कहा गया विलय और विलायक किसी भी भौतिक अवस्था में रह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि विलय और विलायक ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में रह सकते हैं। लास्ट में लिखा गया है विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, कि जो विलियन है वो 2 चीजों को मिलाने से बनेगा, एक विलय और एक विलायक। बात करते हैं विलियन के प्रकार की, कि विलियन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बताया गया है विलियन के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमें विलियन की प्रकृति देखनी है, यानी कि विलियन की भौतिक अवस्था का पता करना है, तो हमें विलायक की भौतिक अवस्था के बारे में जानना होगा। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही विलियन की भौतिक अवस्था होगी। इसके आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैस विलियन, एक होता है द्रव विलियन और एक होता है ठोस विलियन। 3 तरह के विलियन यहाँ पर हमें पढ़ने होते हैं। इनमें पहला विलियन है गैस विलियन, उसके उदाहरण 3 उदाहरण लिए गए हैं। फिर है द्रव विलियन, 3 उदाहरण उसके लिए गए हैं। फिर है ठोस विलियन, 3 उदाहरण उसके लिए लिए गए हैं। गैस विलियन, गैस विलियन में जो पहला उदाहरण लिया गया है उसमें बताया गया है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। पहला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण ले रहे हैं।
यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो विलेय है और नाइट्रोजन जो है वो विलायक है। आप देख सकते हैं यहाँ विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है, वो गैसीय अवस्था में है, जबकि विलेय भी गैसीय अवस्था में है। लेकिन हम इसको गैसीय विलेय में रखेंगे क्योंकि इसकी प्रकृति विलायक की भौतिक अवस्था से मैच करती है। इसकी भौतिक अवस्था गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी गैस ही होगी। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किया गया है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म विलेय है और नाइट्रोजन विलायक है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में है जबकि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर जो विलयन हमारे सामने बनकर आएगा वो गैस विलयन होगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। ये गैस अवस्था में है तो ये विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। तीसरे उदाहरण में हमने कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण बनाया है। यहाँ पर कपूर जो है वो विलेय है और उसकी अवस्था ठोस है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो विलायक है और उसकी अवस्था गैस है। इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था गैस है तो इसलिए इसको भी हम गैसीय विलयन की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर विलायक को हर बार गैसीय अवस्था वाला इस्तेमाल किया गया है, जबकि विलेय को गैस, द्रव और ठोस तीनों प्रकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आ जाता है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होगा, द्रव विलयन में भी तीन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल में हमारा जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है, जबकि हमारा विलेय गैस, द्रव, ठोस तीनों अवस्थाओं में है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हमें पानी में क्या घोलना है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर जल क्या है, विलायक है जिसकी अवस्था कैसी है, द्रव अवस्था है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, विलेय है जिसकी भौतिक अवस्था गैस है। एक तरह से आपने द्रव में गैस को मिलाकर विलयन बनाया है। यहाँ पर जो विलयन हमारे सामने होगा वो द्रव विलयन का उदाहरण है। द्रव विलयन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है। दूसरा एग्जाम्पल है जल में घुला हुआ एथिल अल्कोहल। हमें पानी के अंदर एथिल अल्कोहल को डिसॉल्व कर देना है, मतलब घोल देना है। तो यहाँ पर जल क्या है, जल विलायक है और एथिल अल्कोहल क्या है, वो विलेय है। जल की भौतिक अवस्था द्रव है और विलेय की भी, यानी कि एथिल अल्कोहल की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। दोनों द्रव अवस्था में है, लेकिन हम जानते हैं कि विलयन की जो भौतिक अवस्था हमारे सामने आएगी वो विलायक पर निर्भर करेगी और विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तो इसलिए इसको भी कहाँ रखा जाएगा, द्रव विलयन में रखा जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो यहाँ पर जल जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है, जबकि जो ग्लूकोज है वो विलेय है और वो ठोस अवस्था में है। इनसे भी विलयन तैयार हो जाता है और उस विलयन को भी हम द्रव विलयन की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है। इन तीनों प्रकार के एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमारा विलायक हमने इस्तेमाल किया है वो द्रव अवस्था में है। इसी वजह से यहाँ पर जो विलयन है वो द्रव विलयन कहलाएगा। आपने इसमें बारी बारी गैस, द्रव और ठोस तीनों का प्रयोग किया है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, इसका अर्थ हुआ द्रव में गैस को घोल देना है। जल में घुला हुआ एथिल अल्कोहल, इसका अर्थ हुआ कि आपको द्रव में द्रव को घोल देना है। जल में घुला हुआ ग्लूकोज, इसका अर्थ हुआ कि द्रव में आपको ठोस को घोल देना है। तीसरा हुआ हमारा ठोस विलयन। इसका उदाहरण है, इसके भी तीन उदाहरण हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले उदाहरण में हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन यहाँ पर विलेय है जो कि गैसीय अवस्था में है और पैलेडियम यहाँ पर विलायक है जो कि ठोस अवस्था में है। दूसरे नंबर पर हमने देखा पारे का सोडियम के साथ अमलगम। यहाँ पर पारा जो है वो विलेय है जो कि द्रव अवस्था में है और सोडियम जो कि विलायक है, ठोस अवस्था में है। तीसरा एग्जाम्पल है तांबे का सोने में विलयन, यानी कि तांबे को यहाँ पर विलेय के रूप में इस्तेमाल किया गया है और सोने को विलायक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और दोनों कैसे हैं, ठोस अवस्था में। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर विलायक
यहाँ वाला विलायक और यहाँ वाला विलायक सबकी अवस्था कैसी है, ठोस है, तो इसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, ठोस विलयन की श्रेणी में रखेंगे। जबकि हमने इनमें बारी बारी से पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस मिलाकर हमने इनका विलयन तैयार किया है। हम देख सकते हैं कि हमारा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही हमें विलयन की भौतिक अवस्था का पता लगेगा। दोबारा समझ लेंगे, विलयन 3 प्रकार के होंगे, लेकिन होंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की हो सकती है, वो ठोस हो सकता है, वो द्रव हो सकता है और वो गैस हो सकता है। उसी आधार पर विलयन भी 3 प्रकार के होंगे। यहाँ पर पहला गैस विलयन है, दूसरा द्रव विलयन है और तीसरा ठोस विलयन है। इन सब में 3 एग्जाम्पल हमने यूज किए हैं। पहले में आपने देखा कि हमने गैस में गैस को डिसॉल्व किया है, दूसरे में हमने गैस में द्रव को डिसॉल्व किया है, तीसरे में गैस में ठोस को डिसॉल्व किया है। इस तरह से 3 एग्जाम्पल बनाए गैस विलयन के। द्रव विलयन में हमने द्रव में गैस को, द्रव में द्रव को, द्रव में ठोस को डिसॉल्व करके भी 3 एग्जाम्पल इसके तैयार किए हैं द्रव विलयन के। अब आ जाता है हमारा ठोस विलयन। ठोस विलयन में भी हमारे सामने हमने विलायक के रूप में 3 बार ठोस और ठोस का प्रयोग किया है और यहाँ पर हमने बारी से गैस, द्रव और ठोस उसमें मिलाकर 3 तरह के विलयन यहाँ पर बना लिए हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो विलयन है वो 3 प्रकार के होंगे। एक होगा द्रव विलयन, दूसरा होगा ठोस विलयन, तीसरा होगा गैस विलयन। इन्हें आगे पीछे भी कहा जा सकता है कि गैस विलयन पहले कह दिया, द्रव विलयन बाद में कह दिया और ठोस विलयन के बाद कह दिया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमें ध्यान रखना है कि हम विलय और विलायक के रूप में किसी भी भौतिक अवस्था वाले विलय और विलायक का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात विलय और विलायक की भौतिक अवस्था कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ मुख्य विधियां प्रयोग में लाते हैं। ये मुख्य विधियां 8 प्रकार की आपके सिलेबस में हैं और इन्हीं के ऊपर आधारित आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी विधियां हमें पढ़नी है। स्टार्टिंग में लिखा गया है मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाज्य अनुभिन्नांक, नॉर्मलता, प्रतिशतता, शक्ति, सांद्रता पीपीएम में और फॉर्मलता। कुल मिलाकर बोर्ड पर 8 विधियां लिखी गई हैं जो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले जो लिखी गई है मोलरता, उसको जो नोटेशन उसके हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कैपिटल एम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाती है मोलरता, जिसके लिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो स्मॉल एम होती है। उसके बाद आ जाता है मोल प्रभाज्य अनुभिन्नांक, उसके लिए जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं या एक्स करते हैं या एमएफ करते हैं। एमएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होती है। इसके बाद आती है नॉर्मलता, ये प्रतिशतता को दर्शाने के लिए हम परसेंटेज की साइन का इस्तेमाल करते हैं। शक्ति के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट वाले दोनों के लिए कोई भी नोटेशन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको लिखा ही जाता है कि सांद्रता पीपीएम में है और ये फॉर्मूला है। जो मोलरता है और मोल प्रभाजन शुरू के जो 3 नंबर हैं, इन तीनों में हमें विलय के अनुभाग की आवश्यकता होती है। जबकि जो नंबर 4 वाला है, इसमें हमें उसके तुल्यांकी भार की आवश्यकता होती है, यानी हमें विलय का तुल्यांकी भार इसमें चाहिएगा। यहाँ पर शुरू के 1, 2, 3 इन तीनों के लिए हमें अनुभार निकालना आना चाहिए और नॉर्मलता निकालने के लिए हमें उसका तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले जो मोलरता की बात करते हैं, मोलरता, इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम विलय की मात्रा को देखते हैं और विलयन का आयतन लेते हैं। विलय की मात्रा और विलयन का आयतन। अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो उसमें विलय की मात्रा चाहिए होती है, लेकिन विलायक का भाग चाहिए होता है। विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा भी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों की मोलों की संख्या चाहिएगी, यानी विलय की मात्रा भी चाहिएगी और विलायक की मात्रा भी चाहिएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पहले वाला है मोलरता, इसको मोलरता कह रहे हैं, इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो किस चीज की है, उसमें हमें विलयन के आयतन की आवश्यकता जरूर होगी। उसको हमें पता रखना होगा कि वो कितना है हमारे पास, और बाकी इन सब में हमें फॉर्मूले के हिसाब से ही उसको क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। जैसा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल, उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है
कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, मोलैरिटी। और मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी। तो इसलिए इसको एम और एम लिखा गया। मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसलिए एमएफ लिखा गया। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं, इसलिए एन लिखा गया। प्रतिशतता को परसेंटेज की साइन से शो किया जाता है। शक्ति को स्ट्रेंथ लिखते हैं, एस से शो करते हैं। और इन दोनों की कोई नोटेशन नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है सांद्रता पीपीएम में, इसके फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने हिस्से उसके उपस्थित हैं, उसको हम किसमें कहा जाता है, सांद्रता पीपीएम में कही जाती है। और लास्ट बचता है हमारा फॉर्मूला, इसकी भी नोटेशन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम आज आपसे सबसे पहले शुरू करेंगे मोलरता के बारे में पढ़ना। हम इसके आपको फॉर्मूले बताएंगे, हम इसके आपको डेफिनेशन भी बताएंगे, डेफिनेशन, फॉर्मूले और इसके न्यूमेरिकल। हम इसी हिसाब से चलेंगे, पहले मोलरता, फिर मोलरता, फिर मोल प्रभाज, फिर नॉर्मलता, फिर शक्ति, फिर प्रतिशतता। इसी ऑर्डर में हम इनके क्वेश्चंस को भी करेंगे। पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इनके फॉर्मूले देखेंगे और फिर हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम मोलरता से। विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों में से सबसे पहली विधि जो हम आपके सामने बता रहे हैं वो है मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो पहली परिभाषा, पहला फॉर्मूला हम जो पढ़ेंगे वो मोलरता से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मोलरता, विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर हम बात मोलरता की कर रहे हैं तो याद रखो हमें मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी। अगर हम वहां पर मोलरता निकाल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो लिखा गया है विलियन के प्रति लीटर आयतन में, आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है विलियन का आयतन। यहाँ पर परिभाषा बनाते वक्त हमने कैसे बनाई है परिभाषा, विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, यानी हमने विलियन का आयतन कितना मान लिया है, 1 लीटर। तो विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये जो परिभाषा लिखी गई है इस फॉर्मूले के से बनाकर ही लिखी गई है। दोबारा समझ लीजिए, विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। इसकी जो नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, इसका जो संकेत हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कैपिटल एम करेंगे। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब होती है। यानी हम इसका जो मात्रक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इसको नापते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं, वो होता है मोल प्रति लीटर। सबसे प्रचलित जो होगा वो होगा मोल प्रति लीटर। कुछ जगह पर हम मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब का प्रयोग भी करेंगे। स्टार्टिंग समझेंगे, विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। इसकी जो इकाई है वो मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब होती है। ये इसकी परिभाषा है। अब आ जाता है मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। इसका जो पहला फॉर्मूला है इसको हम बेसिक फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर तो लिखा गया है विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लिखा गया है विलियन का आयतन लीटर में। यानी आपको दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो विलेय के मोलों की संख्या की आवश्यकता है और दूसरा आपको विलियन के आयतन की आवश्यकता है। इन दोनों को जब हम भाग कर देते हैं तो जो चीज निकल कर आती है हम उसको मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता एक तरह से अनुपात हो गया किसके बीच में, विलेय के मोलों की संख्या और विलियन के आयतन के बीच में। आपको बस ये बात याद रखनी है कि आपको जो विलियन का आयतन इस्तेमाल करना है वो लीटर में इस्तेमाल करना है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला हमने इसका और बना लिया, हमने मोलों की संख्या को यहाँ से हटा दिया। लिखा गया परंतु विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगी विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुपात। मोलों की संख्या को हमने यहाँ से हटा दिया और क्या बना दिया, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुपात। इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनकर आया, मोलरता को मोलरता लिखा है, केवल मोलों की संख्या जगह हमें ये नंबर यहाँ पर इस्तेमाल करना है, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुपात। यानी कि मोलों की संख्या की जगह हमें ये वाला नंबर यहाँ रख देना है, गुना विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। एक तरह से हमारे पास जो बाद वाला फॉर्मूला है ये हमारे लिए आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल करते वक्त। यहाँ पर हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी होगी, निकालकर हम उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्टली
यहाँ पर विलय की मात्रा रखकर हम उसकी मोलरता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, दो फॉर्मूले हमारे पास है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास विलय के मोलों की संख्या होगी। अगर हमारे पास विलय की मात्रा ग्राम में है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना कर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे पास डायरेक्ट जो है वो क्या रहती है, मोलरता आ जाती है। उसके लिए हमें मोलों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ से इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो कि इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे। जितने क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। यानी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल है, चाहे वो पाठ्यचनित है और चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, मोलरता के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इससे अगला टॉपिक जो है मोलरता वो शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मोलरता के ऊपर जो आधारित है, उसमें लिखा हुआ है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि हमारे पास 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। हमारे पास यहाँ पर एक तो विलय की मात्रा दी गई है, विलय के रूप में यहाँ पर NaOH है जिसकी मात्रा 5 ग्राम है और जो विलयन हमारे पास बनकर आया है उसका आयतन 450 ml है। ये आंकड़े उसने हमें क्वेश्चन में बताए हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा फॉर्मूले को लिख लेना। हमने लिखा मोलरता बराबर विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ से हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी फॉर्मूले के हिसाब से। एक, विलय की मात्रा ग्राम में चाहिएगी, दूसरा विलय का अनुभार चाहिएगा और तीसरा विलयन का आयतन लीटर में हमें चाहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विलय की मात्रा ग्राम में। विलय के रूप में हमारे पास यहाँ पर क्या है, NaOH और उसकी मात्रा कितनी है, 5। तो ऊपर तो सबसे पहले 5 लिख दिया जाएगा। उसके बाद आता है विलय का अनुभार, यानी हमें NaOH का अनुभार निकालना होगा। NaOH का जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का जो नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसका अनुभार निकालते हैं। यहाँ पर NaOH 3 तरह के परमाणु हमारे पास उपस्थित हैं। इन सबके परमाणु भार हमें पता होने चाहिए, उसी की सहायता से हम यहाँ पर NaOH का अनुभार निकाल सकते हैं। सबसे पहले परमाणु हमारे पास है Na, उसका परमाणु भार होता है 23। इसके बाद अगला है ऑक्सीजन यानी O, उसका होता है 16। उसके बाद है हाइड्रोजन, उसका होता है 1। जब हम इनको जोड़ा 23 और 16 39 और 1 40, तो NaOH का जो अनुभार हमारे सामने आता है वो होता है 40। यानी हम यहाँ पर विलय का जो अनुभार लिखेंगे वो कितना लिख दिया जाएगा, 40 लिख दिया जाएगा। इसके बाद है विलयन का आयतन लीटर में। हमें जो आवश्यकता होगी वो विलयन के आयतन की होगी, जो कि हमें किसमें चाहिएगा, लीटर में चाहिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास विलयन का आयतन जो हमें दिया गया है वो 450 ml दिया गया है और हमें आवश्यकता किसमें है, लीटर में है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 450 लिखते हैं। इसे लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे। उस बटे में लिखे गए 1000 को हम ऊपर लिख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज हमने इसके अंदर रख दी है। अब नंबर आता है कैलकुलेशन का। 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, इस 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। 5 से आप 45 को काटो 9 बार में, 2 से इसको कट किया 2 बार में, 2 से इसको कट किया 5 बार में। कुल मिलाकर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 5/18 है। अब हमें 5 को भाग करना होगा 18 से। तो सबसे पहले आ जाएगी 0, इसके आगे 0 आ जाएगी। 18 के पानी में 18 दूनी 36 चलेगा, कितना बचेगा, 14 बच जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर हम इसको 7 बार में, 18 7 126 होता है, 7 बार में चला सकते हैं। आप चाहें तो केवल दशमलव के 2 स्थानों तक ही इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो मात्रक आता है वो आपको बताया गया था, मात्रक जरूर लिखा जाएगा, वो होगा मोल प्रति लीटर। इसके पास आपके पास 2 ऑप्शन है, मात्रक आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं और मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा चलता है, जो ज्यादा ट्रेंड करता है, वो मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। सब मोल प्रति लीटर को ही लिखते हैं। आप भी एग्जाम में मोल प्रति लीटर के पदों में ही लिखे। दोबारा समझ लीजिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। हमें यहाँ पर मोलरता निकालनी है। सबसे पहले हमने मोलरता का फॉर्मूला लिखा, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। 3 चीजों की हमें आवश्यकता होगी, विलय की मात्रा, विलय का अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। वैल्यू रखी, विलय की मात्रा 5 रखी गई, विलय का अनुभार हमने यहाँ पर साइड में आपको निकालकर दिखाया 40 रखा जाएगा,
विलियन का आयतन लीटर में कितना है 450 ml में, तो यहाँ पर हमने 450 ml लिख दिया और ऊपर 1000 लिख दिया। कैलकुलेशन करी, कट किया और आंसर हमारे पास 0.27 आ जाता है। हम इसका मात्रा लिखते हैं, इसका मात्रा होता है मोल प्रति लीटर। इससे आगे आने वाली वीडियो में अब हम आपके सामने इसमें पाठ्यचनित और इसके एक्सरसाइज में दिए गए जितने भी क्वेश्चन है मोलरता से जुड़े हुए वो सब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आने वाली वीडियोस में और भी जो आपका प्रॉब्लम है वो हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है।